तो लास्ट टाइम पॉलीसैकेराइड्स देखा था, है ना। आज क्या देखेंगे? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कि मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। मतलब भाई डाइसैकेराइड या उससे ज्यादा। तो जैसे ये देखो अननोन मिक्सचर अपने को मिला है ना, उसमें हम क्या करा, मान लो पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। मॉलिश टेस्ट किया, मॉलिश टेस्ट करेंगे, अभी समझाते हैं मॉलिश टेस्ट क्या, वो बाद में देखेंगे। मॉलिश टेस्ट किया, मॉलिश टेस्ट करने पे अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या है, पॉजिटिव, तो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट पक्का है। और नहीं आया है तो नेगेटिव आया है तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। समझ में आया कैसे? इस चार्ट को समझे। पहले हमने अननोन मिक्सचर मिला, उसमें हमने मॉलिश टेस्ट किया। मॉलिश टेस्ट करने पे अगर पॉजिटिव आया वो टेस्ट, मतलब उसमें कुछ कलर ऑब्जर्वेशन वगैरह हुआ, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर उस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हमने कौन सा टेस्ट किया? आयोडीन टेस्ट, I2 और Ki के साथ। अगर ये पॉजिटिव आया आयोडीन टेस्ट, तो ये स्टार्च या डेक्सट्रिन हो सकता है। नेगेटिव आया तो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। नेगेटिव मतलब नो रिएक्शन हुआ तो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज होगा। और इसमें भी दो बातें हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट, जो कार्बोहाइड्रेट आया आयोडीन टेस्ट में अगर ब्लू कलर आता है तो स्टार्च है वो, मतलब ये पॉलीसैकेराइड हो गया ना। और ये पर्पल आता है तो डेक्सट्रिन है। ठीक है। और I2KI के साथ अगर नेगेटिव रिएक्शन आई मतलब इस कार्बोहाइड्रेट की, तो वो क्या है, मोनोसैकेराइड हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है, मतलब सिंपलर वाला ना। सिंपलर ये देखो ना, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ही तो है ये। अब ये जो सिंपलर अगर है, मतलब इनमें से कुछ हो सकता है, तो कौन सा है इनमें से पता करना है, तो पहले हम बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। और बेनेडिक्ट टेस्ट जब करेंगे, तो अगर उसने रिड्यूसिंग कर दिया है, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर बनता है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बनता है, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। इनमें से भी रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है ना, लैक्टोज रिड्यूसिंग है और माल्टोज रिड्यूसिंग, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, ये पता है ना अपने को, ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो होगा क्या, अगर बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज हो सकता है। और अगर नेगेटिव आया बेनेडिक्ट टेस्ट तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, यानी कि सुक्रोज ही होगा। जिसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज में जुड़ जाएगा, तो ये कंफर्मेटरी हो जाएगा कि ये सुक्रोज है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर अगर है, मतलब इनमें से हो सकता है, यानी कि मोनोसैकेराइड हो सकता है या डाइसैकेराइड वाले रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं। तो वो कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा है, तो बारफोर्ड टेस्ट लगाएंगे। बारफोर्ड टेस्ट, BARFOED, है ना। ये अगर पॉजिटिव आता है बारफोर्ड टेस्ट में तो मोनोसैकेराइड है, मतलब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है। और नेगेटिव आता है बारफोर्ड टेस्ट तो डाइसैकेराइड है ना। डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज आ सकता है रिड्यूसिंग। ओसाजोन, इसमें कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा है, तो डाइसैकेराइड को ओसाजोन टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओसाजोन टेस्ट। अगर सनफ्लावर टाइप क्रिस्टल आए या फिर पफ शेप आएंगे, है ना, तो उससे हम कंफर्म कर लेंगे कौन सा है, कि भाई अगर माल्टोज है तो या लैक्टोज है। और मोनोसैकेराइड है, सेली वेनॉफ टेस्ट होता है। ठीक है, सेली, SELIWANOFF। अगर मोनोसैकेराइड कंफर्म हो चुका है, मतलब फ्रुक्टोज या ग्लूकोज है, तो कौन सा है उसमें, तो वो दोनों ही खैर ओसाजोन टेस्ट देके नीडल शेप क्रिस्टल में लेते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, तो ये नोट कर लो। अब इसमें भी स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे माल्टोज है, माल्टोज क्या देगा, सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर क्रिस्टल है तो हमने बताया ना माल्टोजाजोन बोलते हैं, माल्टोजाजोन। ओसाजोन टेस्ट में माल्टोजाजोन बनता है और उसमें क्या बनता है, लैक्टोजाजोन। ठीक है ना, पफ शेप है तो क्लियर होगा। हेजॉग शेप या पफ शेप तो हम बोल देते हैं लैक्टोज है, हम बोल देते हैं, यहाँ पे कंफर्म हो जाता है लैक्टोज। नीडल शेप है तो जनरली ग्लूकोज होगा, जनरली नीडल शेप है तो ग्लूकोज होगा ओसाजोन टेस्ट में। तो ये सारी चीजें हो गई। फ्रुक्टोज भी नीडल शेप ही होता है, ग्लूकोज भी नीडल शेप टेस्ट देता है, मतलब वही कंफर्मेटरी हो जाता है। अब नीडल शेप में क्या होता है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज सबके सिमिलर क्रिस्टल होते हैं।
इसमें जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है वो क्या सा है, मोलिश टेस्ट है ना। मैं सारे टेस्ट का यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ। मोलिश टेस्ट, ठीक है। सो इट इज अ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। देख सकते हो कि कैसे कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, मोलिश टेस्ट। ये मतलब कंफर्मेटरी हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किससे ट्रीट करते हैं, जो भी सैंपल है, सैंपल अननोन सैंपल, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। और इससे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, परफ्यूरान डेरिवेटिव बनता है, परफ्यूरान डेरिवेटिव बनता है, ठीक है ना। और ये कंडेंस करते हैं अल्फा नेप्थॉल के साथ, अल्फा नेप्थॉल के साथ इसको कंडेंस करते हैं और कलर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अरे कौन सा कलर, रेडिश वायलेट, रेडिश वायलेट या पर्पल कलर्ड रिंग एट जंक्शन, पर्पल कलर्ड रिंग एट जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स गिव्स, ठीक है। क्लियर हुआ। अरे ऐसे टेस्ट ट्यूब होगा, उसके जंक्शन पे यहाँ पे कहीं ये जंक्शन है, यहाँ पे पर्पल कलर की रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमें कंफर्म हो जाएगा क्या, मॉलिक्यूल। डिटेल में अपने को जाना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए सारे नाम। वो क्या करते हैं ना, जेई वाले, वो मैथ द फॉलोइंग कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज, लिख देंगे मॉलिश टेस्ट, प्रोटीन का अलग टेस्ट लिख देंगे, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा किसका टेस्ट है, तो जनरली उस तरह से कंफर्म करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेबल मिल चुका है। आयोडीन टेस्ट भी याद रखना है, सारे टेस्ट याद रखने हैं कि कौन सा क्या देखा है। अभी आयोडीन टेस्ट बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, इट इज अ टेस्ट फॉर पॉलीसैकेराइड्स, पता है ना। अरे पॉलीसैकेराइड दे रहे हैं ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो नहीं दे रहे, मोनो या डाइसैकेराइड तो नहीं दे रहे। सो इट इज अ टेस्ट फॉर पॉलीसैकेराइड, याद रखना आयोडीन टेस्ट। इससे हम कंफर्म करते हैं कि पॉलीसैकेराइड है। कैसे, बता ही चुके हैं कि नहीं, तो बताया ना। डीप ब्लू कलर है तो स्टार्च है ना, डेक्स्ट्रिन बता दिए। और भी हो सकते हैं, ग्लाइकोजन है तो रेडिश ब्राउन है, अगर ग्लाइकोजन है तो रेडिश ब्राउन है। यहाँ पे ग्लाइकोजन भी डाल दो, ग्लाइकोजन हो गया, क्लियर। बस ऐश करो। फिर बारकोड टेस्ट क्या है बताओ, कि इसमें भी मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड, ये पता करना है ना। तो बारकोड टेस्ट करते हैं। इसमें जो है क्या हो गया, बोलो। अरे बताया ना अभी, बारकोड टेस्ट देगा पॉजिटिव तो क्या है, मोनोसैकेराइड है, वरना क्या है, मतलब ये तब लगाना है जब तुम्हें बेनेडिक्ट टेस्ट के बाद लगाना है। तो पहला टेस्ट कौन सा करना होगा, मोलिश, फिर आयोडीन टेस्ट, फिर बेनेडिक्ट टेस्ट, फिर बारकोड टेस्ट, फिर सेलिवेनॉफ या ओसाजोन पैरेलली, है ना। उधर वाले के लिए अगर वो डाइसैकेराइड है तो ओसाजोन, और उसके बाद सेलिवेनॉफ, और फिर इनके लिए ओसाजोन, समझ रहे हो। मिप्सो याद रहेगा, मिप्सो। बारकोड बाद में आता है, बाद, ठीक है, याद रखना बस ये है, नोट करो जल्दी। ओसाजोन बताएं, ओसाजोन की रिएक्शन भी लिख लेना, पहले ये लिखो तो याद है, तो फिर ओसाजोन की रिएक्शन भी बता देते हैं क्या कैसी होगी तुम्हारी। ये चैप्टर बहुत रखने वाला है, तो इग्नोर मत करना है। ओसाजोन बताया था मैंने, होता क्या है, क्यों भाई, ओसाजोन होता क्या है बताया था मैंने। अरे बिठा दे, पहले ये बताओ क्यों भाई, अरे क्या हो गया, बिठा दे यार। तो इन टेस्ट को थोड़ा और यूट्यूब पे ना बढ़िया से वीडियो एनिमेशन के थ्रू देखना चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है ना।
ये टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इतना ही है। रिएक्शन वगैरह देखना चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो, उतना आ नहीं रहा है, आता तो यही सब है। तो ये जो है हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन बनता कैसे, जो हमने ओसाजोन लिखा था, ग्लूको ओसाजोन कैसा बने, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज को जब रिएक्ट करते हो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, ग्लूकोज होता है अपना CH, ऐसे बनाते सस्ता वाला है, ये सस्ता स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्रोजीन बनाया मैंने, NH NH2, हाँ या ना, देखो फिनाइल हाइड्रोजीन है, याद आया, एल्डिहाइड कीटोन में बताया था। सो ये क्या करता है बताओ, टॉप वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ से H निकलेगा और H2O है ना, NH ये बनेगा, हाँ या ना, और यहाँ पे आ जाएगा CHOH होल 4 CH2OH। तो ये जो बना है ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, है ना क्या, क्यों भाई। उसके बाद क्या होगा, फिर से तुम फिनाइल हाइड्रोजीन डालो, क्या डालो, देखो टोटल 3 बार डालोगे तब बनेगा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इसको मैं अब यहाँ पे ना, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, CHOH 4 को ऐसे लिख देता हूँ अभी, क्योंकि अब CHOH एक लिख रहा हूँ यहाँ अलग से और CHOH 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, फिनाइल हाइड्रोजीन से। अब ये फिनाइल हाइड्रोजीन क्या करता है देखते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन जो है CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। देखो होता क्या है, यहाँ से अमोनिया निकाल, H निकाल देगा वो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, अरे यहाँ नहीं, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH ये हो गया, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O CHOH, रिडक्शन हो गया कि नहीं बोलो, कि ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन हो गया ना भाई, CO ग्रुप आ गया कि नहीं यहाँ पे बोलो। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, क्यों भाई। और क्या नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन के साथ करो, जब पहली बार किया तो क्या निकला था, पानी, दूसरी बार किया तो क्या निकला, अमोनिया। इसको नींद आ रही है तुमको, और तीसरी बार फिर तुमने फिनाइल हाइड्रोजन लगा दिया, अब क्या होगा, अब बनेगा ग्लूकोओसाजोन, क्या बनेगा, ग्लूकोओसाजोन। देखो पहला ऊपर वाले में तो वैसे ही रहा अनटच्ड, अब ये जो कार्बोनिल आया है ये भी क्या होगा, H2 फिर से निकल जाएगा ना, आया ना, तो यहाँ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड है NH PH है ना, यहाँ से देखो H2O, इसीलिए H2O है, हाँ बोलो, तो दिक्कत गलत पड़ा है, ये हो गया ग्लूकोओसाजोन फॉर्मेशन, बताया था ना, अरे आया ना, बन गया ग्लूकोओसाजोन। इसी तरह फ्रुक्टोज में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज में बन गया ग्लूकोज, दिस जो हमने बताया था ना ओसाजोन टेस्ट, ये ओसाजोन टेस्ट हो गया, बन गया ना ओसाजोन। शेप बताया था, नीडल शेप, हाँ नीडल शेप है ना, तो नोट करो, नोट करो जल्दी, दिल में गिरा हुआ है बहुत ही, क्या है गिरा हुआ दिन है। नोट करो, हो गया नोट। तुम क्या कर रहे हो, सिर पकड़ के बैठे, पगला दो, सिर के पकड़ के बैठे गाँव में जैसे करे, आगे मिटाए, नहीं बोलोगे तो मिटाई दे, फोटो तो खींच ही लिया होगा।
इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जितनी बातें हो सकती थी सारी इंपॉर्टेंट बातें तो कर ही ली गई है। अब क्या है बताओ, है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, दिया रहता है एनसीईआरटी में, वो भी बता देते हैं भाई। आपको पता है ये प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए एसेंशियल है ना? यस सर। प्लांट एंड एनिमल लाइफ के लिए एसेंशियल। फिर क्या है, मेजर स्टोरेज और क्या बोलो, मेजर पोर्शन ऑफ फूड फॉर्म करता है ना कौन? कार्बोहाइड्रेट। चावल, आलू, सब जगह क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। बहुत से खाने पीने आइटम में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। जो वैद्य होते थे आयुर्वेदा में, है ना, वो हनी को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं, है ना, मेडिसिनल मानते हैं, है कि नहीं? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर क्या है एनसीईआरटी में, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स की तरह यूज्ड एज, स्टोरेज मॉलिक्यूल बताया था ना, कहाँ पे बताया था? हाँ, स्टार्च इन प्लांट्स, स्टार्च जो होते हैं वो प्लांट में स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। ये भी बताया गया था, बात ना करो। और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी यूज करते हैं। कैसे? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स किससे बना होता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है ना। तो सेल्यूलोज तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। और कुछ बोलो, कॉटन फाइबर वगैरह है ना सेल्यूलोज के फॉर्म में, सेल्यूलोज को यूज किया जाता है वहां। और रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल, पेपर, लैकर्स इंडस्ट्री, भाई लैकर इंडस्ट्री एटसेट्रा, ब्रूअरी, है ना, आपकी जो ड्रिंक्स बनते हैं वो सब क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसी से बनता है। और दो इंपॉर्टेंट एल्डोपेंटोजेस होते हैं। एल्डोपेंटोज किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन से दो एल्डोपेंटोज है? डी राइबोज, है ना, डी राइबोज और डी 2-डीऑक्सी डी राइबोज, 2-डीऑक्सी डी राइबोज। ये जो दो डी राइबोज है, ये सब किसका पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लिक एसिड में। ये कहाँ पाए जाते हैं? They are found in, तो ये जो दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ये कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और क्या बाकी दो, वही प्रोटीन इन कॉम्बिनेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बेसिकली विद कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, विद प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो और भी जगह पाए जाते हैं। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, क्यों? सही है ना? तो आयुर्वेदा में तो खैर हनी को काफी आप जानते ही, आयुर्वेदिक स्टडीज में डिस्क्राइब किया जाता है इन डिसेंट क्वांटिटी। पता है? नहीं पता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोटीन्स की दुनिया में। प्रोटीन को पढ़ने से पहले अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड आता है प्रोटियोस से, which means of prime importance, मतलब काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इनफैक्ट ये मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम है, इसीलिए क्या बोलेंगे? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। जितने लोग जितना है उनमें मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन के बारे में 2 पॉइंट्स। एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ, सबके लिए रिक्वायर्ड है। भैया भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो थ्योरी सिंपल सी। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन समझ में आ गया। अब all proteins are polymers of alpha amino acids. All proteins are polymers of
अल्फा अमीनो एसिड्स, जैसे अल्फा अमीनो एसिड लिया तुमने, ये मोनोमर एक यूनिट है और इसको जब ऐड किया तो पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड फर्दर ले जाओगे डाउन द, तो मतलब ग्रेटर देन 10 यूनिट्स अगर है अमीनो एसिड्स के, अल्फा अमीनो एसिड के क्या है ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, तो पॉलीपेप्टाइड, और अगर ग्रेटर देन 100 यूनिट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन का भी मोनोमर अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड का भी मोनोमर हम बोल देंगे अल्फा अमीनो एसिड। तो भाई ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्रोटीन्स का जो मोलर मास है 10,000 यू के से भी ज्यादा होता है, तो ये नोट कर लो। बट इसमें एक्सेप्शन है, हमने क्या बोला, प्रोटीन कहलाने के लिए क्या चाहिए, कितने अमीनो एसिड चाहिए, 100 से ज्यादा। बट एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन में इज अ प्रोटीन मेड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, तो ये याद रखना है। क्लियर हो गया भाई? तो ये एक ऐसा प्रोटीन है, एक्सेप्शन है, जिसमें 100 से कम है, 51 अमीनो एसिड्स है, फिर भी वो प्रोटीन। प्रोटीन कराने के लिए 100 से ज्यादा यूनिट चाहिए थे, बट इसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं अल्फा, फिर भी। देखो अल्फा अमीनो एसिड हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा हो सकता है, ऐसे करके अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, ऐसे। बट हमारे सिलेबस में क्या है, और ये कितने हैं हमारे सिलेबस में, 20 क्वांटिटीज है, मतलब 20 अल्फा अमीनो एसिड हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नेचुरली जो है वो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स पढ़ने होते हैं, बीटा भी होते हैं, गामा भी होते हैं, पर अपने को ये सब नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में, ठीक। सो अब अभी जो हमने जितनी बात की, प्रोटीन पढ़ने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा, अमीनो एसिड, इसलिए अब हम पहले अमीनो एसिड्स को देखते हैं क्या होता है। जनरली अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CRH COOH और NH2, ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों अल्फा अमीनो एसिड बोल रहे हैं, बात ना करो, तुम डिस्टर्बर भगा दूंगा। अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला जा रहा है, COH ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अल्फा पे कौन सा ग्रुप है, अमीन, सो अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर हुआ? यस। तो इसी ये स्ट्रक्चर, और ये जनरली क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता, जब RH के बराबर हो जाए। जब यहाँ RH के बराबर हो गया तो इनएक्टिव हो गया, है ना। तो R यहाँ ये देखो, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि कायरल नहीं रहा इसमें। अब इसको बोला जाता है ग्लाइसिन, ये जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। पूछा जाएगा अगर विच इज द सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड, so that is glycine, ठीक है। glycine is the only optically inactive amino acid। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे करते हैं। तो ये ग्लाइसिन वर्ड आया कहाँ से, ग्लाइकोस से। ग्लाइकोस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, स्वीट टेस्ट। देखो ये जितने भी इनके नाम रखे गए अमीनो एसिड के, या तो इनके टेस्ट वगैरह पे रखे गए, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, या कहाँ पाए जाते हैं, सोर्स पे, सोर्स के हिसाब से कि किधर पाए गए। जैसे चीज में पाया जाने वाला क्या होता है, टायरोसिन। टायरोसिन कहाँ पाया जाता है,
चीज में पाया जाता है, और क्योंकि उसको ग्रीक में टायरोस इज मीनिंग चीज, तो इसलिए इसका नाम रख दिया टायरोसिन, जो दूसरा अमीनो एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है अपना H तो है, और R ग्रुप में यहाँ पे ये टायरोसिन हो गया। R चेंज करते जाओगे बार बार, ठीक है ना। R ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये अपना जो है पैरा पोजीशन पे हो जाता है, ठीक है ना। तो हम R ग्रुप चेंज करते जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया किसका बनाया, टायरोसिन। तो ये इसको टायरोसिन क्यों बोला गया, क्योंकि ये चीज में पाया जाता है, जिसको चीज को क्या बोला जाता है, टायरोस। क्लियर। तो ये सोर्स जिस तरफ से पाए जाते हैं वहां से इनका नाम आता है। So all alpha amino acid have trivial name which reflect the property of that compound or its source, है ना। जितने भी इनके नाम है ट्रिवियल नेम्स, वो इनकी प्रॉपर्टी बताते हैं या कहाँ से पाए गए वो बताते हैं। तो नोट करो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो तुम्हारे एनसीईआरटी जैसे टायरोस का TYR है, क्या है, टायरोस का तीन लेटर एब्रिविएशन क्या है, TYR, और एक सिंगल लेटर भी है भाई, सबका एक सिंगल लेटर। तो जितने भी 20 अल्फा अमीनो एसिड है सबके 3 लेटर वाले भी होंगे और सिंगल लेटर नाम भी होगा, है ना, एब्रिविएशन, ठीक है। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर पूछेंगे, ये टायरोसिन का 3 लेटर एब्रिविएशन ये और सिंगल लेटर ये टेबल बनी है एनसीईआरटी में, क्या करो लिख लो, क्या करना है, रटना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ सॉरी दिस बायोमोलिक्यूल चैप्टर। प्रोटीन की जो टेबल है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई में हर साल, ऑलमोस्ट क्या हर साल ही आता है, ठीक है ना। तो याद रखना, आना ही है, इस टेबल से क्वेश्चन लिख लो, गारंटी है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे मान लो कभी नहीं दिया, वैसे हर साल इतने अटेम्प्ट हो गए कि किसी ना किसी दिन तो पढ़ ही रहा है। और इस ये इंपॉर्टेंट बता दिया, तो इस टेबल को मत छोड़ना तुम लोग। ये प्रोटीन की अल्फा अमीनो एसिड्स की टेबल है, किसकी टेबल है, उनकी लिस्ट दी हुई है ना। 20 अल्फा अमीनो एसिड है, कौन कौन से है, Arginine हो गया, है ना, एस्पार्टिक एसिड हो गया होगा, फिर ग्लूटामीन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, है ना, एस्पैराजीन हो गया, एलानाइन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, है ना, फिर टायरोसिन हो गया, प्रोलीन हो गया, फिर थ्रियोनीन हो गया, ऐसे करके ढेर सारे, वैलिन हो गया, है ना, सेरीन हो गया, और क्या हो गया बताओ, हिस्टिडीन, लाइसिन, एलानाइन बता दिया मैंने। सी से बताओ, साइटोसिन, नहीं सिस्टीन तो अलग हो गया, सिस्टीन है ना, सिस्टीन, फिर ग्लूटामीन, ग्लूटारिक एसिड, और ग्लाइसिन भी यहाँ पे आ गया है ना, जी हाँ एक और डाल दो, ग्लाइसिन भी हो गया ना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और है कितने हो गए, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन हो गया, थ्रियोनाइन भी हो गया, सेलिन हो गया, थ्रियोनीन हो गया, यहाँ पे मेथियोनीन, एक फिनाइल एलानाइन, है ना। और नाम रटे होने चाहिए, स्ट्रक्चर रटे होने चाहिए, 20 के 20 इतने ही है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ही हुए, अभी 3 और होंगे, ढूंढ लेना, ठीक है। टेबल में है, पूरी टेबल रटी और उनके स्ट्रक्चर रटे हो। टेबल में क्या दिया है, आर ग्रुप दिया हुआ है, जैसे ये अलग से दिया हुआ है, तो तुम आर को उठाना और इसमें चिपका देना, तो ये अपना नया नया अमीनो एसिड बनता जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं याद किए और बोला रहे नहीं आएगा तो गए तुम, स्ट्रक्चर वही टेबल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सबका आना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इन थ्रियोनीन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन लाइसिन, ऐसे बोल देंगे, नंबर ऑफ OH व्हिच इज बेसिक, तो जितने ज्यादा OH ग्रुप उतना बेसिक, है ना, या NH2 ग्रुप। तो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन आ जाते हैं, या व्हिच इज एसिडिक, व्हिच इज न्यूट्रल, उसमें भी व्हिच इज द मोस्ट बेसिक साइट, किसी बेसिक अमीनो एसिड में व्हिच इज द मोस्ट बेसिक, ऐसे करके क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इसलिए ये नाम इनके 3 लेटर, सिंगल लेटर, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मैं तुम्हें हर तरीके से कॉन्शियस कर रहा हूँ, आ जाएगा, फिर मत बोलना बताने का। बोर्ड के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट,
जेईई नीट के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट, नोट करो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। अल्फा अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या? रिलेटिव नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप, है कि नहीं? एसिडिक और बेसिक ग्रुप, है कि नहीं? अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, मतलब क्या एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल पता करने वाले हैं। तो देखो जो आसान है याद करना, अगर तुम्हें आ जाए एसिडिक तो उसमें क्या होगा, जो बेसिक वाले साइड्स होंगे वो ज्यादा कम होंगे, है ना, एसिडिक वाले से, मतलब NH2 जनरली कम होगा COH से, मतलब R वो कहां से एक्स्ट्रा आ रहा होगा, R ग्रुप के अंदर छिपा होगा ना, जो एक्स्ट्रा COH ग्रुप होगा वो किसके अंदर छिपा होगा, R के अंदर। तो COH ग्रुप हम बोल सकते हैं डोमिनेट्स, इन शॉर्ट बोले तो COH विल बी मोर इन नंबर देन NH2 ग्रुप्स। एसिडिक, एसिडिक के आसान क्यों है, क्योंकि दो ही हमारे ऐसे एस्पार्टिक एसिड जिन जो एंड हो रहे हैं, दो अमीनो एसिड एंड हो रहे हैं किससे, वर्ड से, है ना, और ग्लूटामिक एसिड, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दो ही है हमारे सिलेबस में जो एसिड वर्ड से एंड हो रहे हैं, तो एसिडिक अमीनो एसिड याद हो गया। अब बेसिक अमीनो एसिड, इसमें क्या है, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक में क्या होगा, NH2 ग्रुप विल बी मोर इन नंबर देन दिस, किसके अंदर NH2 या OH, NH2 है या OH किसके अंदर ज्यादा होगा, R के अंदर ना, अल्काइल ग्रुप के अंदर, समझ रहे हो? कौन कौन से बेसिक, लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टीडीन, आर्जिनाइन और हिस्टीडीन। जैसे हिस्टीडीन स्नेक्स में, हिस्टीडीन का वेरिएंट 56 इज फाउंड इन स्नेक्स। तो ये देखो लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टीडीन हो गया, हाँ या ना? यस। और न्यूट्रल जो होंगे उनमें कोई भी बेसिक या एसिडिक साइड नहीं होगी, जितने NH2 उतने, जितने बेसिक साइड उतने, तो नो फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा। तो हम बोलेंगे बाकी बचे हुए सारे, इनको छोड़ दो तो बचे हुए कितने, 15 हो, 5 निकल गए, तो बचे हुए जितने भी हैं वो सब क्या है, न्यूट्रल। रटने का आसान तरीका, तुम्हें नाम याद होने चाहिए सारे उसके, ठीक है? LAH देखो याद रखने का तरीका, यहाँ क्या है ये तो पता ही है, एसिड वर्ड से ही कर लो, बाकी सब एलाइन, मेथियोनाइन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, सब सेरीन जितने हैं सब आ जाएंगे न्यूट्रल के अंदर। तो ये पहला वे ऑफ क्लासिफाइंग हो गया, इस पे क्वेश्चन आते हैं जेई में भर भर के, ठीक है? ये जो पहला वे है, क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो तुम बताओगे कौन एसिड है कौन न्यूट्रल है, याद कर लो। और इस पे टेस्ट, जैसे तुम्हें रिएक्शन दे देंगे, है ना, जिसके पास OH ग्रुप अटैच्ड होगा ना, OH ग्रुप फ्री होगा, तो OH ग्रुप किसका टेस्ट दे सकता है, ल्यूकस टेस्ट, है? फिनॉल अगर होता तो किस, फिनॉल में OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब फिनाइल रिंग में, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो वो बोलेंगे विच गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो तुमको स्ट्रक्चर ही नहीं पता किसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर R ग्रुप के अंदर बेंजीन है और उस पे OH है, तो कैसे बताओगे? जैसे हमने टायरोसिन देखा था, उसमें बेंजीन रिंग से OH जुड़ा था, तो वो दे सकता है कि नहीं? आया ना फेरिक क्लोराइड टेस्ट? हंस लो आराम से, हंस लो, कोशिश कर रहे हो लेकिन हंस नहीं पा रहे, हंस लो आराम, टेंशन नहीं, हंसने में कोई बुराई नहीं। Based on synthesis, second classification of amino acids is based on synthesis, same amino acids, but इनको किस तरह से इनको सिंथेसाइज किया जा रहा है, तो इसमें दो तरीके से, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब जो बाहर से लेना पड़ेगा, बॉडी में नहीं बनता है ना, तो अमीनो एसिड which are cannot be synthesized in the body, cannot be synthesized in the body,
and must be obtained through diet and must be क्या obtained through diet मतलब बाहर से लेना पड़ेगा खाना पीना अच्छा इसमें होना चाहिए क्योंकि बॉडी में नहीं होता और ये खाना पीना खा के ही आपको मिल सकता है इसलिए इस टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं बॉडी में नहीं होते हैं जनरली इसको डाइट के थ्रू आते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ वैलिन ल्यूसीन है तो स्पेलिंग क्या है LUCIN स्पेलिंग वगैरह देख लेना है आइसोल्यूसिन आर्जिनाइन लाइसिन ये नाम याद होने चाहिए कौन से ये सारा थ्रियोनाइन और क्या है मिथियोनाइन फिनाइल एलानाइन ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडीन ठीक है कितने हो गए बताओ काउंट करो हाँ? देख लो एक बार कितने हैं 10 है ना ठीक तो ये 10 हो गए 10 नाम याद हो जाएंगे इसमें कौन से लेटर स्टार्टिंग से नहीं है सी है क्या यहाँ पे सी वाला है नहीं सिस्टीन तो है नहीं और क्या नहीं है जी वाला ग्लूटामिक वाला नहीं है सारे ए वाले बस एक है अर्जिनाइन बाकी सारे ए नहीं है एलानाइन और एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजीन भी नहीं है ना ए वाले नहीं हो गए और पी वाले और टी वाला एक है पर एक पी प्रोलीन नहीं है और टायरोसिन नहीं है ना तो जितने सी जी और एक सेरीन नहीं है एस वाला भी अबे जितने होते हैं एम का क्या एक ही होता है एम का गधे पता नहीं कहाँ से है सही ये देखो यानी कि SCGA वाले इसमें नहीं है सिर्फ अर्जिनाइन को छोड़ दें तो बाकी SCGA सब नॉन एसेंशियल में चले जाएंगे है ना और प्रोलीन और टायरोसिन एक्स्ट्रा याद रख लेना अरे मशीन आती है वो जो जॉगिंग वाली क्या आती है वो ट्रेडमिल तो वो एक कंपनी है प्रोलाइन है ना फिटनेस उसमें टायर लगा होता है तो प्रोलीन और टायरोसिन प्रोलाइन में क्या टायर लगा याद रहेगा हाँ तो वो आगे एक्स्ट्रा याद रख लो वो नॉन एसेंशियल में चला गया ठीक है तो ये क्या होगा अबे चुप हो जाओ synthesized in the body है ना can are synthesized non essential क्या होते हैं synthesized in the body तो ये हो गए नॉन एसेंशियल इनके एग्जांपल हमने बता दिए कौन से हैं ये वाले सारे जो बचे कुछ रिमेनिंग होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे क्यों भाई समझ में आया नोट करो तो बेस्ट चीज है पहले जाके आज सबसे पहले प्रोटीन पढ़ने पहले आप पहले अमीनो एसिड के नाम याद रखो नेम्स 3 लेटर वाले 1 लेटर वाले भी याद रखो शॉर्ट फॉर्म है ना फिर उनके आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो उनके स्ट्रक्चर में आने वाला है अगर इतना याद रख लिया तो ये सब तो याद हो ही जाएगा इसमें क्या ठीक है इनको लाइटली मत लेना ये तुम्हें पूछ लेंगे ऐसे आइसोल्यूसिन इज एसेंशियल या नॉन एसेंशियल तुमको पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे ऐसे आ जाता है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल तो तुम्हें 3 दिए होंगे और एक ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है या विच एक स्ट्रक्चर दे देंगे बोलेंगे इज इट एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल तो स्ट्रक्चर देख के पहले तो तुम नाम आइडेंटिफाई करोगे और नाम से तुम्हें पता चल जाएगा कि समझ रहे हो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये हो गया अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ये बेटा देख लो एक बार तो क्लासिफिकेशन हो गया लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स इनको भी इग्नोर लोग करते हैं इग्नोर नहीं करना है एनसीईआरटी की लाइन रटी होनी चाहिए हर एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड ये हो गया क्लासिफिकेशन क्या प्रॉपर्टी है पहले ये कलरलेस होते हैं क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं अमीनो एसिड की बात हो रही है अभी प्रोटीन पे हम एंटर नहीं किए अभी सिर्फ अमीनो एसिड चल रहा है
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाँ दे कैन बी वाटर सॉल्युबल, और हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, नल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। behave like salts rather than simple amines, क्योंकि NH2 ग्रुप है तो अमीन हो सकते थे, या कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करते ज्यादा, किसकी तरह बिहेव करते हैं? देखो बैच बाहर हो जाएगा आज, सिर्फ 2-3 लोग ही बैठने अलाउड होंगे, अगली बार कुछ भी आवाज आई, कोई भी किया हो पूरा बैच बाहर हो जाएगा, ठीक डन है। हल्की सी भी आवाज आई कुछ भी या डिस्ट्रैक्शन मुझे हुआ मैं बाहर कर दूंगा, पूरा बैच सिर्फ अदिति को बैठी रहेगी, तुम सब बाहर करोगे, ठीक। बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गया? क्यों? Since both acidic and basic groups are present in the same molecule, हाँ या ना? ऐसा क्यों होता है? Since both acidic and basic group are present, है ना? In the same molecule. तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। इसमें एक बात बता दूं कि जो ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड्स, एक नोट लिख रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन क्या था? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एक्सेप्ट ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन बोथ डी, कैपिटल डी वाली बात हो रही है, कैपिटल डी और एल फॉर्म, जनरली मोस्टली अल्फा अमीनो एसिड नेचुरली अपिंग, जो नेचुरली अपिंग है मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एल फॉर्म, मोस्टली एल फॉर्म, बट दोनों फॉर्म शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्लियर हुआ? और एल अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ? अगर NH2 ग्रुप, जैसे ये होता है हमारा अमीनो एसिड, तो ये एल कहलाएगा, क्यों? NH2 ग्रुप किस साइड पे? लेफ्ट, तो एल अमीनो एसिड, ठीक है ना? सो मोस्टली NH2 ग्रुप लेफ्ट में ही होता है अमीनो एसिड, है कि नहीं? तो नोट करो ये। और एक और प्रॉपर्टी है ज़्विटर आयन फॉर्मेशन। ज़्विटर आयन फॉर्मेशन सेकंड है हमारा, ज़्विटर आयन फॉर्मेशन। ज़्विटर आयन फॉर्मेशन मतलब ये देखो हमारा अमीनो एसिड कैसा दिख रहा था? NH2CH COOH, है ना? तो एक्वस मीडियम में जब डालते हो तो यहाँ से H जो है माइग्रेट मान में इधर कर गया, है ना? तो डाइपोलर आयन बन गया, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है उसमें कि नहीं? यस सर। सिंस इट हैज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से H इमेजिन करो, यहाँ आ गया, यहाँ माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो ये ज़्विटर आयन, इसी को ज़्विटर आयन बोला। और ये डाइपोलर आयन भी बोलते हैं इसको, और ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव इक्वल बराबर नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है ना? क्यों भाई? So this is neutral but it contains both positive and negative charges, and this is also amphoteric in nature. This is also amphoteric. Why? Because it can act as acid, और मतलब ये रिएक्शन दे सकता है एसिड्स के साथ भी और बेस के साथ भी, तो एम्फोटेरिक भी होता है। तो ये हो गया ज़्विटर आयन फॉर्मेशन। Who is losing the proton? Carboxylic group. Who is gaining the proton? Amino group, है ना? तो इस हिसाब से याद रखना। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में बेसिक बातें। अब कुछ और बातें छोटी छोटी, क्या कि दो अमीनो एसिड को जब तुम रिएक्ट करते हो तो डिहाइड्रेशन होता है, लोअर से हार्ड जाता है तो क्या निकलता है? पानी। तो एक अमीनो एसिड मैंने ऐसे ले लिया, मान लो, ध्यान देना, NH2CrHCOOH, है ना? एक और अमीनो एसिड लिख दें ऐसे, HNHCR', ये हमने दूसरा अमीनो एसिड ले लिया, ठीक है? R'। यहाँ से क्या करो? पानी निकाल दो। क्या करो? जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा?
जब भी ऐड करते हो तो ये जो है ये देखो CONH बनेगा कि नहीं यहाँ पे? ये कैसा ग्रुप है बताओ? ये किसके अंदर? ये सेकेंडरी अमाइड होता था ना, RCONH जैसा, NHR ऐसा दिख रहा है ना? ये पूरा ग्रुप CONH और ये पूरा ग्रुप R, तो ये 2 डिग्री अमाइड होता था कि नहीं? तो ये जो लिंकेज है यहाँ पे, ये वाला पानी तो निकल गया, और ये जो लिंकेज यहाँ पे आया इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड बॉन्ड का सुनो इधर, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये क्या है? 2 डिग्री अमाइड लिंकेज है बेसिकली, ये सेकेंडरी अमाइड लिंकेज है, याद रखना। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड है। क्या है? डाइपेप्टाइड, ठीक है ना? तो नोट करो। और ये जो RCH यूनिट्स बच गए ना, ये वाले RCH वाले, इनको रेसिडुअल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल अमीनो एसिड यूनिट्स। ठीक है, रेसिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड रेसिड्यू, शॉर्ट में बोलो तो अमीनो एसिड रेसिड्यू है ये, तो है ना? अमीनो एसिड रेसिड्यूज। अरे क्लियर हुआ? ये कैसा कंपाउंड है? डाइपेप्टाइड है। क्या है? फिर जब इसकी रिएक्शन फर्दर तुम कराओगे किसी अल्फा अमीनो एसिड से तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, है ना? कोई भी एक अल्फा अमीनो एसिड ले लो, इसके साथ फर्दर पानी निकल जाएगा फिर से, और एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। फिर एक और बार तुम अल्फा अमीनो एसिड लोगे, फिर क्या बनेगा? टेट्रापेप्टाइड। ऐसे करते करते क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, है कि नहीं? 10 तक, 10 से ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा? और फिर और बढ़ाते जाओगे तो प्रोटीन बन जाएगा। बताए थे आगे, ये हो गया, नोट करो। डाइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड है? पेप्टाइड एक। नोट करो जल्दी। जैसे NCERT क्या कहती है? NCERT एग्जाम्पल लेती है NH2 CH2COH। ये क्या है बताओ? ग्लाइसिन ही तो है। अरे दोनों H हो गए ना, R और H, R H के बराबर हो गया। और यहाँ हमने ले लिया एलानाइन। एलानाइन इज द सेकंड सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या है? एलानाइन, है ना? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, विच द सेकंड सिंपलेस्ट एलानाइन। CH3 लगा दिया बस R की जगह, यहाँ R की जगह H था, यहाँ R की जगह CH3। इनको ऐड किया, क्या निकला? वाटर। वाटर निकलने के बाद क्या बना? NH2 CH2 CO NH CH CH3 COH, है ना? इसको बोलेंगे ग्लाइसिल एलानाइन। ग्लाइसिल एलानाइन, ये डाइपेप्टाइड हो गया, है ना? यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज देख सकते हो, ये वाला क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज हो गया। प्रोटीन में पानी डालोगे क्या होगा? टूटते टूटते पॉलीपेप्टाइड से जाके अल्टीमेटली सिंपलेस्ट, मतलब सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, अमीनो अल्फा अमीनो एसिड में, उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें, चलो पहले इतना लिखो फिर बताओ।
क्या बोलेंगे? द टू एंड्स, एक नोट लिखोगे, द टू एंड्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, द टू एंड्स ऑफ अ polypeptide chain are non-identical. Polypeptide chain are non-identical, मतलब not identical. दोनों ends same नहीं होते, ठीक है? The end having free carboxyl group is called C terminal. The end having, अभी समझाते हैं examples. The end having free carboxyl group is called C terminal, and the end having क्या free amino group is called N terminal. Is called N terminal. ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लो. जैसे मान लो मैंने एक अमीनो, एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूँ. इधर देखो, यहाँ पे अगर इस चेन को मैं एन से एंड, यहाँ एंड किससे हो रहा है? एन से. और यहाँ ये पॉलीपेप्टाइड किससे हटा हुआ है? सी. तो ये सी टर्मिनल है और ये क्या है? एन टर्मिनल है, ठीक है ना? दोनों क्या आइडेंटिकल दिख रहे हैं? बोथ द एंड्स आर नॉन आइडेंटिकल. जैसे ALA एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ALA ग्लाइक एस. देखो कई अमीनो एसिड से बना हुआ ये पॉलीपेप्टाइड. ये पॉलीपेप्टाइड किससे? कई अमीनो एसिड से बना है कि नहीं? शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मतलब समझ जाना इसमें. अरे मतलब एक पार्ट ये हो गया ना, एक पार्ट ये हो गया है कि नहीं? ऐसे करते करते सबका एक एक पार्ट होगा ना. आर ग्रुप बदलते जाओ तो सबका वो बनता जा रहा है. अरे सबका आर बदलते जाओ तो ये क्या हो गया? ये जो इधर से जा रहा है ये कौन सा टर्मिनल है? एन टर्मिनल. एलानाइन में जो होता है वो एंड क्या होता है? अगर यहाँ से एंड हो रहा है तो एन टर्मिनल से, और यहाँ सी टर्मिनल से. ग्लाइसिल एलानाइन में बताया था तुम्हें, एन टर्मिनल सी टर्मिनल निकाल लोगे. तो ये सारी चीजें हो गई. तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे चलते हैं, क्योंकि अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे. या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हो. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप. मिटा दे, नोट करो पहले, हो जाता होता. अगली क्लास स्टार्ट करो. अगले वीक से ऐसी हालत खराब हो गई मॉनिटरिंग होगी और अब सीधा कंप्लेन नहीं कर मैं बंद. इसलिए भाई ध्यान देना, क्योंकि अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा. मेरा अभी तक तो मैं पढ़ा आगे मॉनिटरिंग करूँगा तो आगे तो बढ़ेगा. तुम्हारा एक एक टास्क टारगेट दिया जाएगा डेली का, इतना करके ही आना है, ठीक है? क्लास में ही करो, चाहो तो यहीं बैठ जाओ, पर करना है मैं यहीं बैठा रहूँगा. और पैरेलली तुम मुझसे इंटरैक्ट करोगे, डाउट होगी. वही मतलब उसी दिन खत्म होगा, मेरे लेक्चर टाइम पे ही होगा, है ना? ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे आता था ना, ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे आपके लेक्चर होते रहेंगे नॉर्मल टाइम में. आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी बैठाया जाएगा अलग अलग सेपरेट. यू हैव टू सॉल्व एंड आस्क मी डाउट में बैठा रहूँगा, आप अपना डाउट पूछते रहो, ठीक है? समझ में आ गया? पहली बन जाएगी शीट क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपको? बुक है एमटी जी की PYQ खरीदवाई थी, आपको बोला था फिटनेस हो तो वही लगानी है, वही लगानी है. सिलेक्शन गारंटी ले लो मुझसे, मेरे नोट्स पढ़ो, बस यही लगानी है. और मेरे नोट्स अच्छे से नोट्स लगाओ, ये लगाओ, कुछ मत लगाओ, फुल मार्क्स.
PYQ जो मैं लाता हूँ MTG इसी कंपनी, ठीक क्लियर हो गया, कर लेना फिर। अभी चालू होने वाला है आपका भाई, बहुत भयानक कर, तो इसलिए आप रेडी रहो और सबके पास होनी चाहिए, जिसके पास नहीं होगा वो बाहर चला जाएगा। ये बात बोला मैंने ऑर्डर किया था, अभी करो, ब्रेक में जैसे ही खत्म होगा तुरंत ऑर्डर करो, मैं बता दिया है, जिसके पास नहीं होगा वो बाहर चला जाएगा। और उसको परमानेंट बैन, मतलब आना ही नहीं, एक क्योंकि एक चैप्टर का टारगेट होगा, सबको एक चैप्टर साथ में सिंक में चलना है। जो सिंक से बाहर हुआ ये गेम समझ लो, सिंक से बाहर हुआ तुम आउट हो लूप से, तुम बाहर, मतलब फिर आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर डाउट्स और समथिंग, तो अपना करते रहो जो करना है। यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट हियर, यू विल बी सेंट होम और आप घर जाएगा। समझ रहे हो ना, गेम हो रहा है, सिंक में होगा, जो उतने क्वेश्चन कर पाया वो बैठा रहेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आवाज ना करो, मुझे मारे जाओगे बहुत। ठीक है, क्या बताया बोलो, टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन क्या, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप ऑफ क्या प्रोटीन, उसके दो टाइप है, किसके है, प्रोटीन के। पहला है फिब्रस प्रोटीन, क्या है, फाइब्रस या फिब्रस जो भी बोलो, और ग्लोबुलर, ठीक है, फाइब्रस फॉर्म होता है और एक ग्लोबुलर फॉर्म होता है, मतलब ये दोनों ही प्रोटीन के टाइप्स हैं, टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इट इज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, पॉली में डिफरेंशिएट, इसमें आता है डिफरेंशिएट करना, पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स run parallel to give fiber like structure, to give fiber like structure। और ये क्या है, polypeptide chains coil around to give a spherical shape, polypeptide chains coil around, PP मतलब polypeptide chains coil around to give spherical shape, spherical shape, ठीक है, spherical shape। Polypeptide chains, PP chains are held together, मतलब वो chains में कैसे होल्ड करके रखते, कौन से फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स याद रखना है। फिब्रस प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड करके रखते हैं। इसमें क्या होता है, इट्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय चार चीजें, ठीक है, इट्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय पहला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, नो डाउट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी है ना, ऐसा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी है उसमें, और वैन वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड वैन वाल अट्रैक्शन, वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया, ये चार किस में आते हैं बताओ, ग्लोबुलर में, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस क्या होते हैं जनरली, क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते जनरली, और ये होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, यूजुअली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारे रटने वाले पॉइंट, ये डिफरेंशिएट द फॉलोइंग करने को आते हैं। एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे, केराटिन, केराटिन कहाँ पाया जाता है, हेयर वूल एंड सिल्क में, हेयर वूल एंड सिल्क, ये रट लेना सोर्सेज ऑफ केराटिन। और मायोसिन मसल्स में, है ना, याद रहेगा कि नहीं बोलो, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल याद हो गए, प्रोटीन ऑफ मसल में कौन होता है, प्रोटीन ऑफ मसल में मायोसिन, और इसमें इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, इसमें क्या होता है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं बताए थे, 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये नोट करो, ये सब रटना है आपको। और भी है, एक सीरम एल्ब्यूमिन होता है, एक एग एल्ब्यूमिन होता है, इंसुलिन बता दिया, और लेग्यूमेलिन होता है, लेग्यूमेलिन,
मेलिन, ये होता है पल्सेस में, है ना, पल्सेस जो आप खाते हो उसमें जो प्रोटीन होता है वही होता है, ठीक है। एग में भी क्या होता है, एग एल्ब्यूमिन हो गया, है ना, सेरम, ये भी दो टाइप के होते हैं, एग एल्ब्यूमिन और सेरम एल्ब्यूमिन। नोट करो, सारे वर्ड्स यहाँ पे बता दिए गए। कंटिन्यू। यस सर। तो पहला कंसेप्ट क्या था, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, वो देख लिया। अब क्या करने आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 लेवल पे स्टडी किए जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और हर एक लेवल पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सेकेंडरी विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्राइमरी, टर्शियरी विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेकेंडरी एंड सो ऑन। सो प्राइमरी और सेकेंडरी पहले पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, पहले प्राइमरी देखते हैं। देखो जो प्रोटीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, ऐसे कॉइल्स, मान लो एक ये हमारा एक कॉइल है ना, और एक और हमने इसी तरह से दूसरा कॉइल इसके अंदर है, ऐसे तो ढेर सारे ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन में, और अंदर ही अंदर इनके क्या होता है, लीनियर चेंज भी रन कर रही होती है ना, लीनियर चेंज भी, तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज नथिंग बट वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स is constituting a primary structure and it has a specific sequence of amino acid, जैसे ये देखो, और नोमेनक्लेचर कहता है कि N टर्मिनल वाला लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, C टर्मिनल वाले राइट साइड पे। तो any change in 1 degree structure that is sequence of amino acids will different result in a different protein। मतलब अगर मैंने एक PER भी हटा दिया तो ये नया प्रोटीन बन जाएगा, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड्स उसकी ट्रू क्वालिटी जो है प्रोटीन की, ट्रू नेचर। हर एक प्रोटीन को यूनिक आइडेंटिटी कौन दे रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर हो गया। एक भी जैसे हमने यहाँ से गायब कर दिया अपना कुछ भी, तो वो अब नया प्रोटीन बन चुका है, कुछ और लगा दिया, नया प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो सीक्वेंस ब्रेक होते ही, प्राइमरी स्ट्रक्चर बदलते ही वो प्रोटीन ही बदल जाता है, वो है ना, उसका कंपोनेंट, उसका नेचर सब बदल जाता है। तो जब आप मान लो आप कुछ लाए, आपने एग लाए, एग बॉईल किया, तो एग बॉईल करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई असर नहीं होगा, हाँ, बट सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी अनकॉइल हो जाएंगे, इसीलिए आपको एग की क्वालिटी मिल जाती है खाते ही, उससे ताकत, प्रोटीन जो चाहिए आपको वो मिल क्यों जाता है, क्योंकि प्राइमरी सीक्वेंस तो आपने इंटैक्ट रखा हुआ है ना। अगर प्राइमरी टूट जाता तो खत्म, फिर आपको वो मिलता ही नहीं जो आप जिसके खा रहे हो अंडा, वो ताकत ही नहीं मिलती, प्रोटीन ही नहीं मिलता, नहीं समझे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर मान लो ऐसे है ना, पैड जो चेन्स रन कर रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंस है ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अब इसी के अंदर ऐसा भी दिख रहा है ना, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ गया इस टाइप से, ऐसे ही और भी होंगे, है ना। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजंस ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होती है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑफ वन, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ऑफ दिस hydrogen attached to nitrogen of one amide and oxygen attached to carbonyl group। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ना, अमाइड वाला CONH2 होता है ना, तो एक ये क्योंकि पॉलीपेप्टाइड है, तो ऐसे ऊपर में जैसे यहाँ देखो एक CO है और नीचे NH है, इनके बीच क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड शीट।
सो इसमें यहाँ अल्फा हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अल्फा हेलिक्स में देख सकते हो ऐसे अपनी चेन पॉलीपेप्टाइड रन कर रही थी और इनके जो ब्रांचेस है ना यहाँ पे देख सकते हो, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फिर यहाँ का इसके और भी हो गए ढेर सारे, मैंने दो ही बना के दिखाए। और एक इतने डिस्टेंस पे जो कितने अमीनो एसिड रेसिड्यूज है 3.6, ठीक है। ईच टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने दिखाई दिए दोनों CO ऑफ दिस एंड NH ऑफ दिस। और फॉर्म्स अल्फा हेलिक्स कब बनता है, ये कब बनता है, इट फॉर्म्स व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट्स। देख सकते हो पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट हो गई। एंड इट हाउ डज इट ट्विस्ट, इनटू अ राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज स्पाइरल। अरे वो कॉर्कस्क्रू आता है ना वैसा, उस तरह से तब। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स रन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ हेलिक्स, देख सकते हो। और अमीनो एसिड रेसिड्यूज एक्सटेंड आउटवर्ड्स, ठीक है। क्लियर हुआ। अल्काइल ग्रुप जो है मायोसिन और केराटिन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता है, अल्फा हेयर, मतलब जो इस मसल और हेयर में पाया जाता है ज्यादातर, उसका जो बहुत ज्यादा पार्ट है वो अल्फा हेलिक्स से मिलता है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, उसमें भी कौन सा है, अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड की बात करें, when two or more polypeptide chain called strand, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड। ये देखो, ये एक है पॉलीपेप्टाइड चेन, एक इधर है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स हो गए ना। तो इन स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड, दे आर लाइन अप साइड बाय साइड, देख सकते हो। एंड दे रिजेंबल प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी। अरे जैसे हाँ कर्टन वर्टन में नहीं होता है ऐसे, इस टाइप से रिजेंबल करते हैं प्लीट्स, तो प्लीट्स रिजेंबल करते हैं। एंड extended strands of polypeptide chains are held together by hydrogen bonding। ये देखो extended chains are held together by hydrogen bonding। यहाँ दिख रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं। नोट, स्पाइडर ड्रैगलाइन सिल्क, एक नाम टाइप का एक सिल्क होता है, स्पाइडर ड्रैगलाइन सिल्क प्रोटीन है ना। सिल्क प्रोटीन कौन सा, स्पाइडर ड्रैगलाइन। इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू बीटा प्लीटेड शीट बट इलास्टिक ड्यू टू अल्फा हेलिक्स। तो एक प्रोटीन उसको स्ट्रैंड दे रहा है और एक प्रोटीन क्या दे रहा है, इलास्टिसिटी, ठीक है। कौन सा स्ट्रैंड दे रहा है, ये वाला, और ये वाला इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना रहा है, इस सिल्क प्रोटीन को, ये वाला। तो ये हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री हमने पढ़ा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा है ना, तो ये दोनों हमने पढ़ लिए कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे नहीं, नोट कर लो। तो अभी तक हमने क्या देखा बताओ, अभी तक कौन सा स्ट्रक्चर देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम कौन सा देखने आ रहे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब 3 डिग्री, मतलब 3D शेप अडॉप्टेड बाय एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो ऐसे समझो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा था, ऐसा अगर माला की तरह बनाए ऐसा कुछ था ना प्राइमरी, ठीक है, समझ रहे हो बात, मतलब ऐसे रैंडम ऐसे बना दो कॉइल। क्यों भाई, ये कैसा स्ट्रक्चर था, मान लो प्राइमरी था, है ना। सेकेंडरी हमने बताया क्या, प्लीट्स की तरह होता है, या तो ये बीटा प्लीटेड था, है कि नहीं, और इसमें हेलिक्स भी था, है ना, अल्फा हेलिक्स। अब टर्शियरी में क्या होगा, ऐसे कॉइल्स वॉइल्स है ना, ऐसे खूब ढेर सारे क्या है, कॉइल्स, समझ रहे हो। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉइल बना दिया हमने, है ना। क्यों, क्या बोल रहे हैं, 3D शेप अडॉप्टेड बाय द एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन। ये 3D शेप हो गया, है ना। तो यही है टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड व्हाई डज इट हैपन, ड्यू टू फोल्डिंग, देख सकते हो फोल्डिंग हो गई ऑफ चेन इन अ मैनर सो एज टू स्टेबलाइज। क्यों फोल्ड करता है, स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेस आ रहे हो, कौन कौन से फोर्सेस देख लेंगे, हैं, ये वाले फोर्सेस सारे आ रहे हैं ना। एनसीईआरटी कहती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ये एनसीईआरटी में। ये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लंदन एंड डाइपोल, ये स्टेट बोर्ड की बुक कहती है। फोर्सेस स्टेबलाइजिंग कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलर एंड फिब्रस शेप्स आर फ्रॉम 3 डिग्री स्ट्रक्चर। जो ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन के शेप्स है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, 3 डिग्री, है ना, जहां हमने डिफरेंशिएट किया था। क्लियर हुआ, 3D क्या है। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखो, क्वाटर्नरी में क्या होगा, ये 3 डिग्री था, ये प्राइमरी था, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वाटर्नरी में ये हमने एक चेन जैसे बनाया तुम्हारे लिए, है ना, हमने ये पहली चेन बनाई थी ना, अभी ये
अब एक और चेन बना दो, है ना, दूसरी चेन होगी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी तरह से दूसरी होगी, है ना, दूसरी ऐसे कॉइल कर रही होगी, समझ लो नहीं, वो अपने तरीके से कॉइल कर रही होगी। मान लो दूसरी चेन है, ये दूसरी चेन है, ये अपने तरीके से अपना कुछ रैंडम कॉइल कर रही होगी स्टेबलाइजेशन के लिए। इसी तरह तीसरी चेन होगी, है ना, ढेर सारी हो सकती है, क्यों? अरे हाँ यार ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, देखो दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, आर फोल्डेड 3D with folded 3D structures, sorry 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स। 3 डिग्री मतलब ये वाले, इस एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा 3 डिग्री वाले अगर मिल जाएं एंड दे आर फोल्डेड एंड कम टुगेदर इनटू वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोल देते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब इस टाइप से 4 डिग्री स्ट्रक्चर, एंड ईच इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट ऑफ ओवरऑल प्रोटीन। हर एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है? एक सब यूनिट। इस तरह से दूसरी सब यूनिट, हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स होती हैं? 4, जिनको हीम कहते हैं, और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड व्हाई द हीमोग्लोबिन में ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? 4 सब यूनिट्स अगर ना हो तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है वो रुक जाता है, तो चारों सब यूनिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए हीमोग्लोबिन में, तभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फंक्शन वो करेगा हीमोग्लोबिन बना के। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी नोट कर लो। हाँ